हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और हम लोग जो ना एक एमसीक्यू सीरीज जो ना हम स्टार्ट करी हमने, और ये आपका नीट जेई बेसिस जो है ना आपका जो ना फाउंडेशन चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आपको, है ना। तो कंसेप्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन के साथ में जितना आपको डिलीवर कर सके। ओके। तो आपका यूट्यूब पे जो है ना वो आपका वॉलेंट्री जो है ना हम ये चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि जो है ना आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, है ना। तो हम जो है ना वो हो सकता है जितनी इन्फॉर्मेशन है इसमें डिलीवर करेंगे आप लोगों को। ओके। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगी आपसे, है ना, कौन से एटम की पूछेगी आपको, सिल्वर के एटम की। ओके। तो आपको थोड़ा सा होमवर्क पता होना चाहिए आपको कि कॉपर सिल्वर गोल्ड। ओके, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये क्या होता है आपका 3D सीरीज का मेंबर होता है, ये आपका 4D सीरीज का होता है, और ये क्या होता है आपका 5D सीरीज का मेंबर होता है। ओके। तो सिल्वर जो ना आपका 4D सीरीज से बिलोंग करता है, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं इसको। ओके, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम क्या होता है आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ओके। और आपका जो है ना वो 4D रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4D में होगी हमारी, है ना। तो इसमें 3D में कर रखी है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, इसमें 5D में कर रखी है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी में से आपका आंसर होगा। ओके। तो फिर आपको सिल्वर का ना एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपका 47 होता है ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी आपकी, नज़दीक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी, क्रिप्टॉन होती है हमारी। ठीक है, नोबल गैस होती है क्रिप्टन होती है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। फिर कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी 5s2। ओके। और ये 36 में दो ऐड कर दिया 38 हो गए, और फिर 47 करने आपको 47 करने हैं। तो आगे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरेंगे हम, डी में, है ना। तो 49। अब क्या होता है अभी देखो, 49 जो है ना हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका एस से डी में प्रमोट करते हैं, ताकि ये जो है ना आपका 4D डी है ना आपका फुली फिल्ड हो जाए, है ना। तो फिर क्या बनेगा आपका, जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है हमारी, एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है हमारी, वो क्या बनेगी आपकी, क्रिप्टॉन बन जाएगा आपका, है ना। और 5s1 होगा, और क्या होगा आपका 4D10, है ना। ये इसलिए बना है क्योंकि ये क्या होता है हमारा, फुली फिल्ड होता है हमारा, क्या होता है ये, फुली फिल्ड होता है। और जो फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, वो क्या होती है हमारी, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है ना। और हर एक एटम अपने आप को क्या करना है, स्टेबलाइज करना चाहता है, इसलिए वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एस से किस में प्रमोट कर देगा, आपका डी में चला जाता है हमारा। ठीक है। और हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं ना, वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, इसके रीज़न तो आपको बताएगा भी। ठीक है, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक ये हो जाता है। और दूसरा क्या बताया जाता है आपको, यहाँ पे जो एक्सचेंज एनर्जी है ना, एक्सचेंज एनर्जी है ना, उसकी जो है ना आपकी एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है हमारी। ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी जो है ना आपका एटम क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हर एक एटम, अगर इस टाइप का केस अराइज होता है तो वो पक्का जो ना वो फुली फिल्ड बनना चाहेगा, है ना। अगर फुली फिल्ड नहीं बन रहा तो वो क्या बनना चाहेगा, आपका हाफ फिल्ड बनना चाहेगा। ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी आपका, फुली फिल्ड किस में दिख रहा है आपका, ऑप्शन सी में दिख रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। While performing the cathode ray experiment, it was observed that there is no passage of electric current under normal condition. ठीक है, तो जो कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट था ना वो विलियम क्रूक्स ने किया था अभी। ठीक है, विलियम क्रूक्स ने, आप विलियम क्रूक्स नाम का एक पर्सन था। ठीक है, तो उसने जो ना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और उसकी जो रिसर्च थी, है ना, रिसर्च थी, वो चेक करना चाहता था, क्या कंडक्टिविटी देख रहा था अभी। ठीक है, कंडक्टिविटी देख रहा था ऑफ गैसेस, है ना, कि गैसेज जो होती है ना वो कंडक्टिंग होती है नहीं है, उस पर उसका एक्सपेरिमेंट था। और उसके लिए क्या किया था उसने, ऐसे यू डिस्चार्ज ट्यूब ली थी भी। ठीक है, ऐसे यू डिस्चार्ज ट्यूब लेता है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करता है, वो मेटल के रोड फिट करता है, और फिर क्या करता है, एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, 10,000 वोल्ट का जो ना वो 10,000 वोल्ट का जो ना वो अप्लाई करता है अभी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ना वो 10,000 वोल्ट का अप्लाई करता है। ओके, ये हमारा क्या होता है एनोड होता है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये क्या होता है आपका कैथोड होता है। ओके, फिर क्या किया था उसने, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाता है वो। ठीक है, एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है यहाँ पे, और वैक्यूम पंप जो है ना वो किस लिए लगाया जाता है, ताकि इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है ना, एयर प्रेजेंट है, उसको वो क्या कर सके, एक्सपेल आउट कर सके। ठीक है, तो एयर को बाहर निकाल देगा, फिर क्या करेगा फिर वो जिस सॉरी फिर वो जिस गैस की कंडक्टिविटी जो ना वो गैसेस की जो चेक करना चाहता है वो गैस भरता है उसके अंदर, है ना। तो इसके लिए है ना वो कौन सी गैस लेता है अभी, हाइड्रोजन गैस लेता है अभी। ओके, और हाइड्रोजन गैस जब वो लेता है तो स्टार्टिंग में जो हाइड्रोजन गैस है ना 1 atm प्रेशर पे रखी जाती है। ठीक है, 1 atm प्रेशर तो क्या होता है हमारा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, तो इसके ऊपर देखता है कि यहाँ पे ना मतलब कुछ भी इसके अंदर जो ना आपका वो हलचल नहीं हो रही है, यानी कि कुछ भी इसके अंदर जो ना उसने ऑब्जर्व नहीं किया। ओके, फिर वो क्या करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है, वो 10⁻² atm करता है। ठीक है, तो जब
10⁻² एटम प्रेशर को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, ठीक है, प्रेशर को वो डिक्रीज करता है। तो उस टाइम उसने ये पाया क्या होता है कि इसके अंदर ग्लो आती है बीमारी, ठीक है, ग्लो या फिर क्या बोल देते हैं इसमें, फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपीयर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसेज जो होती है ना आपकी, गैसेज वो कंडक्टिंग होती है हमारी, ठीक है। तो इसका जवाब आता है अभी आपका कि गैसेज जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है हमारी, कंडक्टिंग होती है हमारी, बट वो है ना एट लो प्रेशर, ठीक है, वेरी लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर पे क्या होती है हमारी गैसेज जो होती है ना वो कंडक्टिंग होती है हमारी, ओके। तो अगर नॉर्मल प्रेशर लो आप तो कंडक्टिंग नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रेशर पे वो क्या होती है, एयर पूरा कंडक्टर होती है हमारी, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी। और इसमें लिखा हुआ है क्या है ना कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, डस्ट पार्टिकल अपीयर, डस्ट है ना, वो तो नहीं होगी, उसने बाहर फेंक दिया, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी बाहर निकाल दी थी उसने, नन ऑफ दिस नहीं रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। एयर इज पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन, है ना। और गुड कंडक्टर कब बन जाती है, जब प्रेशर को क्या करते हैं आप, रिड्यूस करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, अबाउस प्रिंसिपल डज नॉट गिव्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो करेक्ट फिलिंग है ना, अबाउस प्रिंसिपल किस में नहीं देता अभी, ओके। तो किसके अंदर नहीं देता वो, एक तो आपका क्रोमियम में नहीं देता अभी, ठीक है, और एक किस में नहीं देता आपका, एक किस में नहीं देता आपके, कॉपर में नहीं देता। रीजन क्या भी हमारा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अबाउस प्रिंसिपल होता क्या वैसे एक्चुअल में, अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, अबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं ना आप, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम, है ना, कि इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम, एटम टेक्स प्लेस कैसे होती है ना, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, है ना, देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्डर में जो ना वो हम क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्बिटल्स ऑफ, ऑर्बिटल भी बोल देते हैं अभी, ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी, ठीक है, कि सबसे कम एनर्जी वाले जो ना वो ऑर्बिटल को हम पहले भरते हैं, और बढ़ते हुए जो ना ऑर्डर में आप उनको भरते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा अबाउट प्रिंसिपल। लेकिन है ना क्रोमियम में कॉपर के केस में गड़बड़ हो जाती है, इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्रोमियम जो होता है ना आपका, क्रोमियम उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, 24 होता है। जब आप इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखेंगे, आर्गोन 18 बनेगा आपका, ठीक है, आर्गोन 18 बन गया आपका। उससे हाई एनर्जी का कौन सा होता है हमारा, 4s2 होता है, ठीक है। और फिर क्या बनेगा आपका, 3d4 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने 24 इलेक्ट्रॉन, है ना, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 24 है, तो 24 इलेक्ट्रॉनों में भरने हैं, 4s2 है ना, आर्गन 18 और 2 ये हो गए 20 और 4 24, ठीक है। बट इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती हमारी, ठीक है, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, ठीक है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन एस से ना वो कहाँ चला जाता है हमारा, डी में प्रमोट हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन तुम बनाओगे वो क्या बनेगी आपकी, वो आर्गन 18 बनेगी, है ना, और क्या बनेगी आपकी 4s1 और 3d5, है ना। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में बनना चाहिए आपका, है ना, आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में बनना चाहिए आपका, वो है ना एस जो है ना कम एनर्जी का होता है, ये पूरा भर के फिर डी में बनना चाहिए। बट यहाँ पे एस जो होता है ना वो लोएस्ट एनर्जी का, तो वो तो खाली रह जाता है ना, और उससे अगले वाले में जो है ना हम भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना वो वायलेशन होता है किसका, अबाउट प्रिंसिपल का, ओके। ऐसा ही जो ना आपके कॉपर में होता है, तो कॉपर में भी यही होता है अभी हमारा, है ना, यही हाल होता है कॉपर का। तो इसमें क्या बनेगा आपका, आर्गोन 18 बनेगा, 4s2 और 3d9 होता है अभी, है ना। बट ये एक्चुअल में नहीं होती, एक्चुअल में क्या होती है, आर्गोन 18 बनेगा आपका और 4s1, है ना, एक ऐसे अगेन किस में चला जाएगा आपका, डी में चला जाएगा, है ना। तो आपका जो क्रोमियम है और जो कॉपर है इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक्सेप्शनल होती है। और वे जो आप इनमें क्या होता है, जो लोएस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल है 4s, वो कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद में उसे हाई एनर्जी का बनना चाहिए। बट इनमें जो लो एनर्जी वाला तो खाली रह जाता है, उसे हाई एनर्जी वाले को भरने पे फोकस किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस केस में तो फुली फिल्ड बनता है और इस केस में क्या बनता है, वो आपका हाफ फिल्ड बनता है। और ये ज़्यादा स्टेबल होते भी, पिछले आंसर में क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो जाता है। और दूसरा क्या होता है भी उसके अंदर आपका जो ना एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जिमैन इफेक्ट क्या होता है अभी हमारा, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है ना हमारी, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, उसके ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, है ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है ना आगे, वो जो ना सब जो ना आपकी फाइन लाइन में क्या होती है हमारी, डिवाइड
हो जाती है हमारी, ठीक है, फाइन लाइन में। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जिमान इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब आप टूटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिमान इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जिमान इफेक्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो टूटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो टूटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, स्टार्क इफेक्ट बोला जाता है। ओके, तो क्या होता है अभी, मेन स्पेक्ट्रल लाइन होती है, ठीक है, इसको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, है ना। मेन स्पेक्ट्रल लाइन होती है और वो जो ना वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में टूटती है। तो स्पेक्ट्रल लाइन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में टूटती है तो जो है ना आपकी स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना फाइन लाइन में टूटती है हमारी, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला जाता है, फाइन लाइन का नाम दिया जाता है। और वो फाइन लाइन आगे टूटती है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर फाइन लाइन। ओके, तो जिमान इफेक्ट में जो है ना वो स्पेक्ट्रल लाइन हाइपर फाइन लाइन में कन्वर्ट होती है, और जो स्टार इफेक्ट में जो है ना वो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो फाइन लाइन्स के अंदर टूट जाती है हमारी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच इज द फ्लोइंग एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, है ना। कौन सा जो आपका रूल है ना, जो आपको सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, तो अबाउट प्रिंसिपल बताता है भी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी हमारा है ना, वो क्या है अभी हमारा, सो गया, सो गया, पी कर सो गया, है ना। अच्छा, पहले है ना इसमें ना डायगोनल डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। अबाउट प्रिंसिपल को याद करने के लिए ना डायगोनल डायग्राम बनाया जाता है, और वो क्या ये वाला होता है भी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी बताया जाएगा। जैसे 1s है ना, फिर क्या हमारा 2s और 2p होता है, फिर क्या होता है हमारा 3s होता है, 3p होता है, क्या होता है हमारा 3d होता है, फिर क्या होता है आपका 4s 4p होता है, 4d होता है हमारा, ठीक है। फिर क्या होता है 4f होता है हमारा, फिर 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है, और क्या होता है 5f होता है। फिर क्या होता है हमारे पास 6s 6p और 6d होता है। उसके बाद में क्या होता है आपका 7s और क्या होता है आपका 7p। ओके, अब है ना ये डायगोनल डायग्राम है, और ये जो ना बेसिकली अबाउट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है भी आपको, है ना। इस प्रिंसिपल को याद करने का तरीका है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, क्योंकि ये 1s जो होता है सबसे कम एनर्जी का होता है। 1s भरने के बाद में p में भरेंगे, p भरने के बाद में क्या, सॉरी 2s में भरेंगे, 2s के बाद में 2p में भरेंगे, 2p के बाद में 3s, 3s भर गया, उसके बाद में 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 4p में भरेंगे, फिर 5s में भरेंगे, 5s के बाद में 4d में, 4d के बाद में 5p में, 5p के बाद में 6s में भरेंगे, 6s भरने के बाद में कंप्लीटली 4f होगा, 4f के बाद में 5d होगा, है ना। 5d भरने के बाद में 6p, 6p के बाद में क्या आएगा आपका हाई एनर्जी का 7s होगा, 7s के बाद में क्या होगा 5f होगा, फिर क्या होगा आपका 6d, और फिर क्या होगा आपका 7p। तो 7p में ना सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ओके, तो जो सीक्वेंस बनता है ना हमारा, है ना, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, ओके, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, है ना, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ, है ना, ऑफ वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ऑफ वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी का सीक्वेंस बनता हमारा, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ऑफ एटम, ऑफ एटम, एटम के अंदर जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनके अंदर जो एनर्जी का सीक्वेंस रहता है वो ये होता है, ठीक है। इसको लिखना इधर, ठीक है। तो ये 1s की सबसे कम, उसके बाद में 2s आता है, उसके बाद में 2p आता है, फिर क्या आता है आपका 3s आता है, फिर क्या आता है हमारा 3p आता है, अभी 3p के बाद में 4s आएगा, फिर 3d आएगा आपका, है ना। 3d के बाद में क्या आता है आपका 4p होता है, फिर क्या होता है हमारा 5s होता है अभी, ठीक है। 5s के बाद में क्या आता है हमारा 4d होता है, फिर क्या होता है आपका 5p होगा, है ना, फिर क्या आएगा आपका 6s, फिर क्या होगा आपका 4f होगा, फिर क्या होगा आपका 5d, है ना, 5d, और उसके बाद में क्या होगा आपका 6p, 6p के बाद में 7s होगा, फिर क्या होगा आपका 5f होगा, फिर क्या होगा आपका 6d होगा, फिर क्या होगा आपका 7p, ठीक है। तो 7p क्या रहेगा आपका सबसे हाईएस्ट एनर्जी का रहेगा, ठीक है, सबसे क्या रहेगा हाईएस्ट एनर्जी का। तो ये है ना ये सीक्वेंस हो जाएगा किसका, एनर्जी का, है ना, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का ऑफ एटम। ओके, याद कैसे करेंगे, है ना, याद करने का तरीका भी मैं ट्रिक जो है ना इसकी बता देता हूँ आपको, ठीक है। ट्रिक क्या है अभी इसकी, ओके, ट्रिक क्या है ये इसकी, सो गया, सो गया, पी कर सो गया, है ना, फिर लिखेंगे पी कर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, है ना। भाई दूध भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ओके, तो फिर दारू पीकर सो गया, है ना, और फिर दारू पीकर, ओके, ये रहेगा अभी हमारा, है ना। तो देखो सो गया है ना, तो सो गया, सो गया, पीकर सो गया, है ना, पीकर सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, है ना, दारू पीकर सो गया, है ना, दारू पीकर सो गया, ठीक है। अगेन देखो दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, है ना, दूध पीकर ही सोना चाहिए। ओके,
फिर दूध पीकर सो गया, है ना, तो फिर दूध पीकर सो गया, ओके। और उसके बाद में फिर से है, फिर दूध पीकर, है ना, तो फिर दूध पीकर, तो रिपीटिशन है, ठीक है। जो एक बार आपने बोल दिया है ना, उसी को रिपीट करना है। जैसे पहले मैंने बोला, है ना, पहले क्या बोला मैंने, सो गया, है ना, सो गया मतलब सो गया। पीकर सो गया, पीकर सो गया, है ना, यानी तुम्हारी आवाज गूंज रही है, जैसे तुम बोल रहे हो, है ना, तुमने एक वर्ड बोला, उसी की आवाज आपसे वापस आ रही है, आपके पास इको बन रहा है ना। तो सो गया, पीकर सो गया, फिर क्या है, फिर पीकर सो गया, है ना। सो गया, रिपीट हो गया, पीकर सो गया, फिर रिपीट हो गया, दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, फिर वो रिपीट होगी चीज, ठीक है। आगे से क्या है, फिर दूध पीकर सो गया, अब इसको रिपीट करना है, फिर दूध पीकर, अब सो गया नहीं बोलना, क्योंकि सो गया तुमने स्टार्टिंग में 2 बार बोल दिया, है ना, अब वो नहीं बोलना लास्ट में, ओके। तो ये क्या रहेगा आपका अबाउट प्रिंसिपल को याद करने का तरीका रहेगा भी, ओके। नेक्स्ट है, आई होप आप इसको समझा होगा आप लोगों ने, है ना। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी रेशियो फोटोन वेवलेंथ, जो है ना वो वेवलेंथ दे रखी है ना, 2 फोटोन है और अलग अलग फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है और उनकी एनर्जी पूछ रहा है। तो आप लोग बेसिकली क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है हमारा, है ना, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एच इंटू में न्यू, है ना। न्यू क्या हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इसका रिलेशन क्या होता है वेवलेंथ से ना, सी बाय लैम्डा होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, सी बाय लैम्डा, तो ये क्या बनेगा आपका एच सी बाय लैम्डा, है ना। तो यहाँ से हमने ना क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला, एच हमारा कांस्टेंट होता है, सी भी क्या हमारा कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो एनर्जी का वेरिएशन आएगा किसके साथ में, वेवलेंथ के साथ में, है ना। तो वो क्या है, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब क्या है कि जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, है ना, तो उनके अंदर जो फोटॉन्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी क्या होगी आपकी, कम होगी, यानी लैम्डा और आपकी जो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 1, है ना, और लैम्डा 2, ओके, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, वो क्या दे रखी है, 3000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, और एक क्या दे रखी है भी आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, 6000, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वेवलेंथ क्या हमारी 1:2 में है, ठीक है, 1:2 में। तो एनर्जी क्या होगी, E1 एंड E2, है ना, अगर उनका सीक्वेंस आपसे पूछा जाए, एनर्जी एनर्जी इसके रिवर्स होगी हमारी, ठीक है, इनवर्स हो जाएगी, रिवर्स रिवर्स, है ना। तो क्या होगी, फिर 2:1 हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा अभी हमारा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आपको ना क्वांटम नंबर के सेट दे रखे हैं और कहता है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो हमारा पॉसिबल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है, ओके। तो क्या होता है, हमारे क्वांटम नंबर 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दूसरा क्या होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, फिर क्या होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, फिर क्या होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ओके। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताएगा एटम के अंदर, है ना। फिर ये आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये एटम्स के अंदर कितने सब सेल प्रेजेंट है ना, वो बताएगा। और एम जो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, ओके। और जो एस है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में बताएगा कौन, आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ओके। फिर इनकी वैल्यूज होती है ना, एन की जैसे वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे ही जो ना एल की वैल्यू होती है। अब है ना एल की वैल्यू जो होती है ना वो एन पे डिपेंड करती है भी, है ना, ये चीज ध्यान रखना। और 0 टू n-1 होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो n की वैल्यू ना कभी भी, l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होगी, 0 से n-1, यानी हमेशा एक n से क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। फिर जो m होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l पे डिपेंड करती है। m की वैल्यू क्या होगी, -l से लेके क्या होगी आपकी +l तक होगी, ठीक है, -l से लेकर क्या होगी आपकी +l तक होगी, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि m की वैल्यू ना, m की वैल्यू वो m की वैल्यू l के बराबर हो सकती है, और कितनी हो सकती है, -l से लेके +l, लेकिन m की वैल्यू n के बराबर तो फिर भी नहीं हो सकती हमारी, ओके। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी 2 वैल्यू होती है हमारी, एक तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 ले लेते हैं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और क्लॉकवाइज के लिए क्या ले लेते हैं हम, +1/2, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है आपका, ओके। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो ना क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें कौन सा पॉसिबल नहीं है आपसे पूछा गया है, ओके। तो n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0, ये भी पॉसिबल है हमारा, ये वाला भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है ना, क्योंकि l और m इसमें -1 है ना, क्योंकि m की वैल्यू है ना, m की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, वो m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, जितनी l की वैल्यू है ना 1 है, तो वो +1 से लेके -1 तक हो सकती है।
बट ये पॉसिबल नहीं है हमारी, क्योंकि एम की वैल्यू है ना, एम की वैल्यू वो प्लस एल से माइनस एल होती है। एल कितना हमारा जीरो है, यानी प्लस जीरो से माइनस यानी जीरो रहेगी, है ना। ये एल जीरो है बट एम कितना हो गया आपका, माइनस वन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सेट पॉसिबल नहीं हमारा। ओके, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 आउट ऑफ फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, है ना, ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या कह रहा है अभी, सिंपल सी कंसेप्ट बता रहा है ये ना टोटल एनर्जी दे रहा है अभी। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है उसने, टोटल एनर्जी दे रखी है उसने, कितनी, टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है ना, हाइड्रोजन एटम की जो है उसने एनर्जी दे रखी है अभी, और एनर्जी कितनी दे रखी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और वो क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आपको ना 2-3 फॉर्मूले आने चाहिए। एक होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसका वैल्यू होती है हमारी माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन में क्या होती है आपकी, आर होती है हमारी। ठीक है, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2, है ना, जेड स्क्वायर अपॉन में आर। और एक होती है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, वो काइनेटिक एनर्जी, है ना, और वो पोटेंशियल एनर्जी, उसका सम होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना अभी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, है ना, 1/2 क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन में आर है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हमारी, माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन में आर है। ओके, ये क्या हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आई भी हमारी, है ना, आप ये आपका 1 है, -1 है, और ये जो है आपका प्लस का हाफ है, तो फाइनली क्या होगा आपका माइनस का 1/2, और क्या बचेगा आपका जेड स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो एक जो ना यहां से ना कॉन्सेप्ट बनाना आपको क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है 1/2 और जेड स्क्वायर अपॉन में आर, और जो टोटल एनर्जी है क्या, टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 1/2 और जेड स्क्वायर अपॉन में आर, है ना। तो इन दोनों फार्मूलों को देखने से ये चीज लग रही है हमें क्या, कि जो टोटल एनर्जी होती है क्या, टोटल एनर्जी वो क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी का, है ना, काइनेटिक एनर्जी का क्या होती है, नेगेटिव होती है। देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या हमारी नेगेटिव है, तो टोटल एनर्जी, है ना, ये इतनी सारी एनर्जी है ना, ये इतने सारा, ये किसके बराबर है हमारा, ये तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है ना वो नेगेटिव होती है हमारा, है ना, नेगेटिव होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ना टोटल एनर्जी होती तो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, बट क्या होती है उसका नेगेटिव होती है हमारी। ओके, तो अब इसने ना टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, माइनस का 3.4 दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसका नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और एक चीज याद रखना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी ओके वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन के केस में, एटम के केस में। और टोटल एनर्जी भी होती है ना वो हमेशा क्या होती है हमारी, नेगेटिव होती है। किसके केस में, आपके एटम के केस में। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होती है ना वो नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि रिलीज होती है एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा अभी इसका, है ना, क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3.4 इज एक्यूरेट दिस। ओके ओके, तो बेसिकली है ना वो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग द वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये बता रखी है, उसमें एक्यूरेसी दे रखी है 0.01% दे रखी है। अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन निकालनी किसकी, पोजीशन की, है ना। तो ये एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एग्जांपल है अभी। ठीक है, HUP हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो ना एग्जांपल है, जो आपको ये कहता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू H अपॉन में 4 पाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डेल्टा एक्स आपको निकालना है ना, अनसर्टेन पोजीशन निकालनी है, ये क्या आएगा आपका H अपॉन में 4 पाई डेल्टा P हो जाएगा। ओके, और H क्या होता है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है अभी, है ना, और 4 इंटू में पाई, और डेल्टा P क्या होता है हमारा M डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा P, है ना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो किसकी वजह से आती है हमारी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वजह से आती है। तो ये जो है ना वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। ओके, तो वेलोसिटी दे रखी है भी, है ना, एक्चुअल वेलोसिटी क्या दे रखी है उसने वेलोसिटी दे रखी है कितने 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी दे रखी है। ओके, और उसमें क्या दे रखी है आपको, एक्यूरेसी दे रखी है, एक्यूरेसी। ठीक है, वो कितनी दे रखी है 0.001% दे रखी है ना। तो डेल्टा V कैसे निकलेगा अभी हमारा, है ना, तो जो वेलोसिटी है ना 3 × 10⁻⁴। ओके, उसका कितना ले लेंगे 0.01%, है ना, 0.01% मतलब
100 है ना, डिवाइडेड बाय 100, ओके, ये हो जाएगा आपका। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 इंटू में 10⁻⁴, इसको क्या ले सकते हैं, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10⁻² पर जाके 10⁻⁻2 हो जाएगा भाई, ओके। ये 10⁻⁻5 हो गया, ये 10⁻+4 है, ठीक है। तो एक पावर नेगेटिव की बच गई यहाँ पे, ओके। तो ये 0.3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये डेल्टा वी आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे भाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, वहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है 6.626 10⁻34 और डिवाइड बाई 4 इंटू में पाई, ओके। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे इसमें। और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है आपका, ओके। सारा ऐसा यूनिट में है। और ये डेल्टा भी कितने 0.3 है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भी हमारा, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा था असाइनमेंट को, मुझे याद अभी, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर आ जाएगा भाई, है ना। ए आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो 1.92 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, किसके अंदर है, पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो जाएगा किसका, हेजनबर्ग का, जो आपको ये बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, ओके, ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक, है ना। ये HUP हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये किस पे लगता है हमारा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, है ना। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से, हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं के केस में होता है ना। इन्हीं के केस में हम उनकी पोजिशन और उनकी वेलोसिटी को एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मैक्रोस्कोपिक में नहीं लगता भी, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, है ना, उनकी पोजीशन और उनकी जो ना वो वेलोसिटी या मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, बट उन्हीं में नहीं कर सकते। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ है ना, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ होती है ना, एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है हमारी C/λ, ओके। तो H इंटू में C/λ, ओके। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ है ना, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। लैम्डा जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है हमारी, Hc/E। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी, एनर्जी की होती है हमारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है ना, आपको एटम की स्ट्रक्चर मतलब एटम कैसा दिखता है, एटम के अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, किस पे चार्ज होता है, कौन से हमारे पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और उनका मास कितना होता है अगर आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है, ओके। तो आपसे ये पूछा गया कि जो ना वो क्वांटम थ्योरी है ना, क्वांटम जो है ना वो क्वांटम थ्योरी में ना क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारा, ठीक है। किसका आता है, क्वांटाइजेशन का, है ना। क्वांटाइजेशन का जो ना कॉन्सेप्ट आता है अभी आपका। तो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी है या फिर आपके पास मोमेंटम है ना, वो कंटिन्यू नहीं होते, वो क्या होते हैं हमारे डिसकंटिन्यू होते हैं हमारे, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे डिसकंटिन्यूस होते हैं हमारे, ठीक है। क्या होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं हमारे, ओके। वो कंटिन्यूसली नहीं होते हमारे, वो डिसकंटिन्यू होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना बोहर का एटॉमिक मॉडल है ना, एक्चुअल में ना, जैसे बोहर जो आपका एटॉमिक मॉडल था, उसके टाइम तक जो ना क्वांटम वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारी, जो आजकल हम लेटेस्ट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हैं ना। तो बोहर में जाने अनजाने में है ना क्वांटाइजेशन का यूज़ कर लिया था। और उसने ये कहा था कि जो जो एंगुलर मोमेंटम होता हमारा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम, ओके। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंट होता है किसी भी आपके ऑर्बिट के अंदर, सॉरी भाई थोड़ी खांसी चल रही है, MVR, ओके। वो क्या होता है हमारा, उसकी वैल्यू बताई उसने, है ना, MVR की वैल्यू बताई उसने, MVR की वैल्यू बताई उसने, और उसने ये बताया MVN, है ना, और RN दैट इज इक्वल टू NH/2π, है ना। यानी एक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमारा, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, ऑफ H/2π, है ना। H/2π का क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ओके। तो जैसे ना वो मान लिया कि वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी Vn होगी, है ना। और nth ऑर्बिट में तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, Rn हो जाएगी, है ना। वो nth में है तो n की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे पुट कर देना, ओके। जैसे मैं कहूँ कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, किस में रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो MV1
R1 हो जाएगा, है ना। H अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगी, है ना, सेकंड ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका जो है ना वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका, mv2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका R2, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल मल्टी, है ना, ट्वाइस ऑफ है H अपॉन में 2 पाई, है ना, थर्ड ऑर्बिट में। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो कंटिन्यूस नहीं होता और डिसकंटिन्यूस होता है हमारा, और उनकी कुछ एक जो ना फिक्स वैल्यू पॉसिबल है, हर एक जो ना आर्बिट्रेरी वैल्यू जो ना उसकी पॉसिबल नहीं है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा आपका H अपॉन में 2 पाई, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2H अपॉन में 2 पाई हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3H अपॉन में 2 पाई हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा आपका 4H अपॉन में 2 पाई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बीच वाली वैल्यू है ना, जैसे या तो 1H अपॉन में 2 पाई हो या 2H अपॉन में 1.5H अपॉन में 2 पाई जो है ना, ये वाली वैल्यू जो ना आपके एंगुलर मोमेंटम की पॉसिबल नहीं है ना। यानी हर एक आर्बिट्रेरी वैल्यू जो ना आपकी वो पॉसिबल नहीं है किसके, एंगुलर मोमेंटम की। कुछ एक जो ना फिक्स डिस्क्रीट वैल्यूज जो ना आपके एंगुलर मोमेंटम की पॉसिबल है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन है ना, वो तो आ गया था किसके टाइम पे, आपके बोहर के, है ना। तो बोहर ने सबसे पहले जो ना क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो ना वो यूज किया था किसके अंदर, बोहर एटॉमिक मॉडल में। नेक्स्ट हमारा, इफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, द वैल्यू ऑफ वेव नंबर, है ना, वेव नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन विल बी, है ना। तो रेबर्ग फॉर्मूला भी है ना, एक रेबर्ग फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेबर्ग फॉर्मूला। इस रेबर्ग फॉर्मूले की हेल्प से जो ना हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और रेबर्ग फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, न्यू बार, है ना, ये वेव नंबर बताता है, और ये किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है RH और इंटू में 1/n1 स्क्वेयर, और माइनस में क्या होता है आपका 1/n2 स्क्वेयर, ठीक है, 1/n2 स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा आपका बताओ भाई, Z स्क्वेयर, है ना, और ये हो जाएगा, है ना, पर सेंटीमीटर। ओके, तो RH क्या होता है अभी हमारा, ठीक है, RH क्या होता है हमारा, ये एक रेबर्ग कांस्टेंट होता है हमारा, ठीक है, RH क्या होता है हमारा, रेबर्ग कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यूज होती है हमारी, ठीक है, वो कितनी होती है हमारी, 109 और 677 होती है हमारी, ठीक है, क्या होती है, 109 और 677 होती है, और पर सेंटीमीटर में होती है हमारी, ठीक है, 109 677 पर सेंटीमीटर में होती है। ओके, ये वाली पुट कर देंगे भी इसके अंदर। ओके, तो सेट ऑफ कांस्टेंट क्या है, एन1 की वैल्यू तो इसने दे रखी है भाई, है ना, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। और किसकी बात हो रही है हमारी, है ना, ये है ना हाइड्रोजन एटम के लिए होती है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है भी, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 1 होता है। सारी वैल्यूज पुट कर देना अभी, तो न्यू बार यानी वेव नंबर, है ना, वो कितना आ जाएगा आपका 109677, और 1/n1 स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर, 1/n2 स्क्वेयर मतलब क्या है कि आपका 2 का स्क्वेयर, ठीक है, 2 का स्क्वेयर। ओके, और जेड स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा आपका पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैल्यूज निकाल देना भाई, न्यू बार, है ना, ये क्या बनेगा आपका 109677, और 1 में से क्या है आपको 1/4 सब ट्रैक करना है, तो ये 3/4 आ जाएगा। ओके, तो 109 और 677, और ये क्या बचेगा आपका, ये 3/4 हो जाएगा आपका, है ना, और ये पर सेंटीमीटर में हो जाएगा। ओके, तो वेव नंबर हो जाएगा भाई, इसको सिंपलीफाई करना है भी। ओके, इसको तो ये अप्रोक्सीमेट मैं बता देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी आपकी, है ना, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, तो 3/4 0.75 होता है, तो इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 7 के करीबन आना चाहिए, ठीक है। तो 7 के करीबन वैल्यू कौन सी हमारी, ये है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 82,275 पर सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगी आपकी, ये जो ना आपका वेव नंबर आ जाएगा। इसे ना कई बार वेवलेंथ भी पूछ लेते हैं, तो वेवलेंथ जो ना वो क्या होती है हमारी, जो वेव नंबर होता है ना, न्यू बार इसको बोलते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देना भी, ठीक है, तो वहां से क्या आ जाएगा आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। अगर ये आपका पर सेंटीमीटर में है ना, तो वेवलेंथ किस में आ जाएगा आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी भी, तो वो चीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल एनर्जी लेवल, ठीक है, किसी भी आपके एनर्जी लेवल में ना वो कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे, ठीक है। एक मैंने थोड़ी सी मैं ट्रिकी चीज़ें बता देता हूँ आपको। अगर आपसे कोई ये पूछे, ठीक है, कि नंबर ऑफ सब सेल के कितने होते हैं हमारे, है ना, थोड़ी सी ये चीज़ें लिखनी है आपको। नंबर ऑफ सब सेल, है ना, नंबर ऑफ सब सेल इन एनी शेल। ओके, किसी भी शेल के अंदर है ना कितने सब सेल हो गए, है ना, तो जितना जो ना आपका सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, जितना जो सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने क्या होंगे हमारे उसके अंदर सब सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल, है ना, इन एनी सेल, किसी भी सेल के अंदर जो ना कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे एन स्क्वायर होते हैं हमारे, ठीक है, क्या होते हैं हमारे एन स्क्वायर, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल कितने हो जाएगा आपके एन स्क्वायर। उसके बाद में ना
आपका सब सेल पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस क्या पूछा जाता है, सेल के अंदर क्या होते हैं हमारे, सब सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, और सब सेल्स आगे जो है ना वो ओरिएंटेशंस होती है, यानी क्या होते हैं, सब सेल आगे फर्दर ओरिएंटेशन प्रेजेंट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सब सेल, है ना, नंबर ऑफ सब सेल इन एनी शेल, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया यार, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल, इन एनी सब सेल, किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हो गए, है ना, तो क्या होंगे हमारे 12+1 होंगे हमारे, कितने होंगे हमारे 12+1, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल कितने होंगे हमारे 12+1। उसके बाद में क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एनी सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल वो कितने होते हैं हमारे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ठीक है, वन ऑर्बिटल, है ना, एक ऑर्बिटल जो होता है हमारा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर आपके पास n स्क्वायर ऑर्बिटल तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, है ना, तो इसी फॉर्मूले को ना आगे यूज कर रहा हूँ मैं, है ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, है ना, तो वो कितने हो हमारे 2n स्क्वायर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और उसके बाद में ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एक और भी है इसके अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन एनी सब सेल, है ना, इन एनी सब सेल, किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो कितने सब सेल होते हैं 12+1, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस हो जाएगा, है ना, ट्वाइस प्लस में, है ना, 12+1, इतने क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसके अंदर, किसी भी आपके सब सेल के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक्स है अभी। तो ये क्या पूरा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है इन एल एनर्जी लेवल, है ना, एल के अंदर कितने जो ना आपके ऑर्बिटल होंगे हमारे, है ना, तो फॉर्मूला क्या अभी एल के लिए जो ना चलो ऐड कर लेते हैं इसमें, सेल है ना, सेल वो कौन डिसाइड करता है आपका, किसी भी एटम में कितने सेल हो गए वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड करेगा। अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, इसका मतलब एक सेल है, k होगा, n की वैल्यू 2 है ना, तो इसका मतलब 2 सेल हो गए, n की वैल्यू 3 तक गई है, इसका मतलब क्या हो गया 3 सेल, n की वैल्यू 4 तक गई है, इसका मतलब क्या हो गया उसमें 4 सेल, 5 तक गई है तो 5 सेल, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल, है ना, सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहा है ना, तो एन की वैल्यू सेकंड एनर्जी लेवल के लिए क्या होती है हमारी 2 होती है भी, है ना, एन की वैल्यू क्या होती है हमारी 2 होती है सेकंड एनर्जी लेवल के लिए, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, है ना, इन एनी शेल, यानी दूसरे सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने क्या होता है एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना, तो एल सेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ना आपका बी हो जाएगा अभी हमारा, है ना, 4 सेल हो जाएंगे, ओ सॉरी क्वेश्चन ही चेंज हो गया, है ना, कितने हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है ये, है ना, हाइड्रोजन एटम में ना आपको जो ना वो रेशियो बतानी है इसकी सेकंड और जो ना फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की, ओके। तो उसमें ना देखो ये क्वेश्चन है ना आपका बोहर एटॉमिक मॉडल का है ना, किसका है अभी बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, है ना, और ये भी पता होना चाहिए कि बोहर एटॉमिक मॉडल कहाँ लगता है हमारा हाइड्रोजन एटम पे लगता है, और कहाँ लगता है हमारा हाइड्रोजन लाइक पे, है ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या पार्टिकल कैसे भी है मर्जी आप कुछ भी बोल दो, है ना। हाइड्रोजन लाइक कौन से होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन लाइक के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, है ना। तो हाइड्रोजन लाइक कौन कौन से होते हैं, जैसे हीलियम+1 हो गया आपका, है ना, लिथियम+2 हो गया हमारा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 बट 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दी, है ना, तो उनके पास सबके पास क्या हमारे इन तीनों के पास क्या हमारे एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना लिमिटेड है, यहीं तक लगेगा, इससे आगे जो ना बोहर एटॉमिक मॉडल है ना आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर, है ना, क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर जो ना बोहर एटॉमिक मॉडल जो होता है आपका एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, कहाँ नहीं होता, है ना। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ओके, ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना, ऑफ हाइड्रोजन एटम वो किसके बराबर होती है हमारी Rn, है ना, ये किसके बराबर होती है R0 इंटू में n स्क्र बाई क्या होती है हमारी z के बराबर होती है, ठीक है, क्या होती है z n स्क्र बाई z, है ना। तो n क्या हमारा है ना R0 क्या भी होगा R0, है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ, है ना, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। आर नोट क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है हमारी, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको 0.53 है ना, 10⁻⁻10 मीटर, ओके, एंगस्ट्रॉम ये होता है हमारा, ओके। और एन क्या हमारा, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, जिस ऑर्बिट की बात हो रही है ना, उस ऑर्बिट का वैल्यू है क्या आपका एन अभी, है ना। तो ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की रेडियस की जो ना क्या करना है आपको, कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो कंपेरिजन कर लेंगे भाई, है ना, क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑर्बिट की क्या आएगी आपकी आर नोट, है ना, और एन स्क्र डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, है ना, और सेकंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा आपका R2, है ना, और डिवाइड कर रहा हूँ भी, है ना, दोनों काम एक साथ ही कर रहा हूँ मैं, है ना, आर नोट इंटू में क्या हो जाएगा आपका, अब देखो सुनो, है ना, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, अब है ना, ये क्या है अभी आपका, ये एन स्क्र होता है ना यहाँ पे फॉर्मूले में, एन की वैल्यू क्या हमारी 1 का स्क्र, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात है ना, R1 लिखा है तो मैं 1 का स्क्र करूंगा, R2 लिखा तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 2 का स्क्र, है ना, ये 2 है भी हमारा, जेड नहीं है ना, डिवाइड बाय जेड, ओके, ये है भी हमारा, तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया आपका, है ना, ये जेड है एटॉमिक नंबर है तो ये इससे कैंसिल हो गया, ओके। तो ये क्या है अभी हमारा, है ना, तो R1 जो है ना वो 1 आ गया, है ना, ऊपर, और R2 जो है ना R2 है ना वो क्या आएगा आपका अभी 2 का स्क्र कितना आ जाएगा आपका 4, ओके। तो कहने का मतलब कि R1 और R2, है ना, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट की रेशियो कितनी है हमारी 1:4। कहने का मतलब क्या है कि जो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस होगी ना हमारी वो फर्स्ट ऑर्बिट से क्या होगी आपकी 4 गुना ज्यादा होगी हमारी, ठीक है। तो रेशियो जो पूछ रहा है ना आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि R1/R2 बताओ, R1/R2 तो 1/4 बता देंगे, ठीक है। और सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, सेकंड पहले बोल रहा है तो वो R2 बाई क्या हो जाएगा आपका R1, यानी क्या हो जाएगा आपका 4:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो लास्ट है भी हमारा इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इनमें से जो ना इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हमारी, इनकरेक्ट बतानी है ना, गलत कॉन्फ़िगरेशन कौन सी करी हुई है ना। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 19 होता है, तो आर्गन 18 4s1, ये तो ठीक है। फिर जो ना वो कॉपर की क्रोमियम की बता रहा है अभी, है ना, क्रोमियम की क्या होती है एक्सेप्शनल होती है, आप लोगों को पता है कि 4s2 से 4s1 3d5 बन जाता है हमारा, तो ये भी ठीक है। फिर देखो कॉपर का भी हमारा ये 3d10 और 4s1 ये भी सही है ना, तो ये ही गलत है हमारी, ठीक है, ये ही हमारी क्या है गलत है, क्योंकि क्रोमियम में क्या होता है ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो एस से आपका डी में चला जाता है, किस लिए, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, है ना, क्या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो कि क्या होती है हमारी थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबल होती है हमारी, ओके, और सबको क्या चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्टेबल होने के लिए, है ना, वो ऐसा करता है, और क्यों करता है ऐसा, क्योंकि जो ना वो एक तो इससे है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी सिमेट्रिकल हो जाती है, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होती है, और दूसरी क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है हमारी, ठीक है, क्या होती है एक्सचेंज एनर्जी जो होती है हमारी रिलीज होती है ना, इससे क्या होता है आपका जो स्टेबिलिटी है ना हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है हमारी, ओके। तो ये रहेगा अभी आपका, है ना, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।